तो आज धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। वहीं ईद की नमाज को लेकर मस्जिदों और ईदगाहों में खास व्यवस्था की गई है। बिहार झारखंड में मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी है। ईद के मौके पर पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। ईद के मौके पर सिमतीश फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया जाकर नमाजियों को बधाई देंगे। तो देखिए, आज ईद मनाई जा रही है और इस मौके पर नमाजी पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ में इस नमाज के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया जाकर नमाजियों को मुबारकबाद देंगे। तो आज ईद है और ईद की खुशियां हैं और इन सबके बीच प्रशासन की भी सख्ती है ताकि कहीं से नमाजियों को दिक्कत ना हो। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, आज ईद का त्यौहार, उत्साह बड़ा होगा, कहाँ मौजूद है और क्या तस्वीर है, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, और ईद के मौके पर पटना में जो है वो उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है। और तस्वीरों के जरिए देखिए कि पटना के गांधी मैदान में यहाँ पे नमाज अता करने की जो परंपरा रही है और वो अभी से थोड़ी की देर के बाद जो है यहाँ पे नमाज अता की जाएगी। और बड़े संख्या में यहाँ पे लोग नमाजी जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग पूरा आधा गांधी मैदान जो है वो नमाजियों से बिल्कुल यहाँ भरा हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो मौसम है उसने करवट ली है, हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है, लेकिन मौसम सुहाना हुआ है। जैसे पिछले 30 दिनों में जो लगातार जो है वो रोज़ा होता रहा है और 30 दिनों के रोज़े के बाद आज ईद की बारी आई है और लोग एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। और इसने जिस तरीके से थोड़ा सा माहौल जो सुहाना हुआ है वो लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। और देखिए, खास करके ईद के मौके पर जिला प्रशासन ने जो है वो काफ़ी एहतियात बरता है और खास करके कई दंडाधिकारी जो हैं वो लगाए गए हैं और खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं उन जगहों पे लोगों को मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। और खासकर जिला प्रशासन ने जो अलर्ट जारी किया है कि कोई भी अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे कोई अफवाह अगर फैलाता है तो उस पर सख्ती से निपटा जाए। तो एक ढंग से कहें कि आपको एक साथ साथ जो ईद है और रामनवमी है, दोनों को लेकर के जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। और ईद के मौके पर ये जो आप देख रहे हैं कि नमाज जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और गांधी मैदान की जो ईदैन कमेटी है वो हर साल यहाँ पे आपको बता दें कि इसका शुरुआत करती है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो भी कई जगहों पे जाएंगे। फुलवारी शरीफ का जो खानकाह मुजीबिया है वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। पटना सिटी जो है खानकाह है वहाँ पे भी जाएंगे और तमाम लोगों से मिल करके बधाइयाँ और मुबारकबाद देते हैं। आपको बता दें कि गांधी मैदान जो है वो मंत्री अशोक चौधरी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस नमाज के बाद जो है वो लोगों के साथ मिलेंगे, बधाइयाँ देंगे। तो एक तरीके से कहें तो गांधी मैदान में और पूरे पटना में यहाँ पे जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। जी नीतीश कुमार हर साल पहुंचते थे, क्या फुलवारी शरीफ ही जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गांधी मैदान नहीं आएंगे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पे गांधी मैदान बकरीद के मौके पर हर साल आते रहे हैं। इस बार भी बकरीद के मौके पर आए थे, लेकिन ईद के मौके पर वो खानकाह मुजीबिया जो है फुलवारी शरीफ का वहाँ जाते हैं और इस साल भी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे लोगों से मुलाकात करेंगे। जी अगर बातचीत कर पाए, हालांकि अब नमाज की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, तो और कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए, संभव हो बातचीत तो कर लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, नमाज जो है वो शुरू हो रही है और खास बात यह है कि देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं और वो तमाम नए नए पोशाकों में और घर से जो है खुशियों के साथ अपने पूरे परिजन के साथ निकले हैं। तो ये एक खास मौका होता है पूरे साल के दौरान, जब 30 दिन यहाँ पे रोज़े रखने के बाद, इबादत करने के बाद जो है आज जब ईद का मौका आता है
तो आज का दिन ईद में लोग जो हैं वो खुश हैं। भाईजान, कितनी आज ईद के मौके पर खुशियाँ हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं ईद का नमाज पढ़। तो देखिए यहाँ पे लोगों में काफ़ी खुशियाँ हैं और नमाज जो है वो शुरू हो गई है। और यहाँ पे खास बात यह है कि बड़े बुजुर्ग बच्चे सब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं और पूरे समाज में एक ढंग से भाईचारे और सौहार्द का जो है वो संदेश भी दे रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर नमाज जो है वो नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़ी कर रखी गई है और साथ साथ ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तस्वीर को आगे भी हम दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस खबर पर जानकारी देने के लिए, इस तस्वीर को दिखाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे अररिया से जुड़ी खबर की। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंधी और बारिश की वजह से एक घर गिर गया है। दरअसल मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। दुकान का शीशा गिरने से 3 लोग घायल। पलासी में BSNL टावर गिरा है, एक घायल है, तो 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अररिया से इस वक्त ये बड़ी खबर, आंधी और बारिश की वजह से एक घर गिर गया है, मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत की भी खबर है, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। दुकान का शीशा भी गिरा है जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं। पलासी में बताया जा रहा है कि BSNL टावर गिरा और जिसमें एक के घायल होने की खबर इस वक्त मिल रही है। तो देखिए अररिया का ये मामला, बहुत तेज आंधी बारिश के कारण एक घर गिर गया है और वहां पर एक बच्चे की मौत भी हो गई है। 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। दुकान का शीशा भी टूट गया है जिसकी वजह से 3 लोग घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश। देखिए आंधी और बारिश की वजह से एक घर गिर गया है और एक की मौत की भी खबर, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब का ये मामला है? जी दरअसल देखिए कल देर रात जो है जिस तरीके से मौसम ने कहर बरपाया है और लगातार जो है करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज हवा चली और इस आंधी पानी में जो है अररिया में जो है मौसम ने कहर बरपाया और फारबिसगंज में का जो कोठी हाट मोहल्ला है वहाँ वार्ड नंबर 2 में एक संजय राय हैं और उनके जो 3 वर्ष के जो बालक थे, 3 वर्ष के पुत्र थे, वो उसका घर जो है वो गिर गया और दबने से जो है उसकी मौत हो गई। वहीं पर फारबिसगंज का ही दरभंगिया टोला है, वहां पर जो चोट लगने से 3 बच्चे जो है वो घायल हो गए। वहीं पर अररिया का जो चांदनी चौक है, कुल मिलाकर जो है मौसम ने कहर बरपाया है और जो घायल हैं उनका इलाज अररिया सदर अस्पताल में चल रहा है। जी ठीक है सतीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए बिहार में आज भी मौसम विभाग का अलर्ट है, तेज आंधी पानी को लेकर के अलर्ट जारी है। कई जिलों में आंधी पानी का अलर्ट है, बारिश और ठनका को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का स्पीच अलर्ट, तेज आंधी पानी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है, बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर तेजी के साथ खिसक रहे हैं। कंचनगंगा के पास में पूरी नदी में ग्लेशियर गंगा की तरह यहां पर बह रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से पहाड़ से बर्फ फिसल करके नीचे सड़क की तरफ आ रही है। और वहीं इस सड़क से बद्रीनाथ धाम में देखिए यहाँ पर मास्टर प्लान के कार्य में लगे हुए हैं कर्मचारी, वो भी निकल रहे थे लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी कर्मचारी वापस बद्रीनाथ धाम लौट आए और बद्रीनाथ धाम में अभी तक 3 फीट बर्फ जो है वो जम चुकी है और लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे धाम में मास्टर प्लान में लगे हुए 200 से अधिक कर्मचारी और श्रमिक फंस गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम से पीछे कंचनगंगा में भारी बर्फबारी होने की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। ऐसे में सभी कर्मचारी और श्रमिकों को वापस बद्रीनाथ भेज दिया गया है। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं भारी बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई है। देखिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई प्राइमरी स्कूल के कक्षा 3 से 8 तक के परीक्षा से
जुड़ा हुआ बताया गया। देखिए, इसकी जानकारी खुद ईओयू के एसपी पंकज कुमार ने दी है। उन्होंने ये बताया कि सीतामढ़ी का एक युवक जिसका नाम सरफराज शाहिद है, ये एससीईआरटी की तरफ से आयोजित होने वाले 3 से लेकर के 8 तक के प्रश्न पत्र को हल कर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाता था और इसके बदले में क्यूआर कोड और यूपीआई के माध्यम से इसका भुगतान भी लिया करता था। इसके खिलाफ पहले भी एक केस दर्ज है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 मामले को ईओयू ने ईडी के पास आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए भेजा है। वहीं देखिए, दूसरी तरफ इन्होंने अवैध खनन से जुड़े हुए कांड के संदर्भ में भी एक अहम जानकारी दी है। बताया है कि 17 जिले के खनन माफिया एनआईसी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर पहले विभाग के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करते थे और बाद में ओटीपी को बाईपास कर अवैध खनन के कारोबार को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा रहे थे। होने से संबंधित जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के कक्षाओं के बारे में था, उससे संबंधित केस दर्ज हुआ था 4/25। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है सरफराज शाहिद उर्फ जन्नत भैया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो क्या करता था कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाता था पॉइंट ऑफ स्टडी के नाम से, और उसमें मेंबर बनाकर उसको परीक्षा से पहले 3 क्लास से लेकर 8 क्लास के क्वेश्चन को हल करके उस पर डालता था और उसके बदले वह यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान पाता था। अवैध खनन से संबंधित जो महत्वपूर्ण मामले विगत 3 माह के दौरान आए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भूतत्व एवं खनिज विभाग में प्रतिनियुक्त, खनन विभाग में प्रतिनियुक्त एनआईसी के पदाधिकारियों की मिलीभगत से 17 जिलों के अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा विभाग के खनन सॉफ्टवेयर में, सॉफ्ट पोर्टल में छेड़छाड़ कर कैपिंग की सीमा निर्धारित करने के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन कोड के प्रावधान को बाईपास करते हुए लाइसेंसधारियों को अवैध खनन के रूप में मान्यता दी गई और इससे विभाग को लगभग 350 करोड़ रुपए की क्षति हुई। गया जी के रबर डैम से पानी सूखने के बाद एक ट्रॉली बैग बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ट्रॉली बैग को खोला तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। ट्रॉली बैग में 8 जिंदा कारतूस, गार्ड के कपड़े, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया गया। वहीं जब पुलिस ने मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो यह नंबर यूपी के बुंदेलखंड निवासी सुदेश कुमार निकला, जिन्होंने खुद को रिटायर आर्मी जवान बताया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने में वह गया आए थे, जहां ऑटो में उनका बैग चोरी हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए, अगली खबर कटिहार से है, जहां खाकी बनाम खाकी की लड़ाई चर्चा में है। कटिहार स्टेशन पर उत्पाद विभाग की टीम और जीआरपी की टीम आपस में ही भिड़ गए। दरअसल स्टेशन पर जमकर हाथापाई हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। कटिहार में उत्पाद विभाग के पुलिस और जीआरपी के बीच ही दंगल चल रहा है। 2 वर्दी वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। उत्पाद विभाग के पुलिस को जीआरपी ने घेर लिया है। उत्पाद विभाग के जवान के साथ खूब हाथापाई हो रही है। जवान जीआरपी के शिकंजे से छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं चल रही। दरअसल कटिहार स्टेशन पर शराब की सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम जैसे ही पहुंची, जीआरपी के जवानों ने उनके काम में दखल देना शुरू कर दिया। बात तू मैं से शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झड़प में बदल गई। इस हमले में उत्पाद विभाग का एक जवान घायल हो गया। सर, हम जो है करीबन सर को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 नंबर प्लेटफार्म में ट्रेन आ रही है और शराब तस्कर जो है वहाँ पे आ रहे हैं शराब लेकर के। बीते दिन हम लोग जो कई महीनों से जो है, सालों से हम लोग जो आरपीएफ के साथ जो है ज्वाइंट हम लोग जाते हैं रेड में और भारी मात्रा में हम लोग शराब पकड़ते हैं। कल भी 61 लीटर पकड़े थे। आज भी हम लोग जो उससे भी ज़्यादा 100 लीटर के लमसम अनुमान है कि अच्छे सूचना थी कि जो हम लोग दारू पकड़े। पर डे 1-2 दिन पे अंदाजा में बीते कुछ महीने पहले क्या कोई 15 दिन पहले भी जब हम लोग हाटे बाजार के नीचे से ट्रेन के बोगी थे, दारू तस्कर तो नहीं पकड़ा, मैं दारू भारी मात्रा में पकड़ा है। कटिहार जंक्शन पर खाकी बनाम खाकी की लड़ाई की चर्चा हर तरफ हो रही है। वर्दी वालों के बीच भीषण लड़ाई की जांच दोनों विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि वर्दी वाले ही
एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बन गए? न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां इन दिनों किसान नीलगाय के आतंक से जूझ रहे हैं। खासकर कोचस और कैरगहर इलाकों में नीलगाय गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। किसानों की परेशानी को देखते हुए वन विभाग ने संबंधित गांव के मुखिया को आवश्यक निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक पेशेवर शूटर की मदद से नीलगाय को नियंत्रित करने की अनुमति है, जिसकी सूचना वन विभाग को देना जरूरी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी स्टालिन फिडल कुमार ने बताया कि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने की भी व्यवस्था की गई है। द्वारा एक गाइडलाइन होता है, अगर फसल का नुकसान हुआ उसको हम लोग कॉम्पनसेशन के लिए एक प्रावधान है, जैसे एक प्रोविजन है कॉम्पनसेशन देने के लिए। उसका प्रक्रिया है, जो जहाँ पे नुकसान हो रहा हूँ उसको वहाँ पे बगल में रेंज ऑफिस को उसको सूचना देना पड़ेगा। फिर वहाँ से टीम आकर के जांच कर लेंगे, जांच करके फिर रेवेन्यू ऑफिसर से भी सीओ से भी एक रिपोर्ट ले लेंगे, कितना का नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ। उसी के आधार पर एक लिमिट है, उसी के आधार पर नुकसान के हम लोग कॉम्पनसेशन देंगे। गेहूं के खेत में बाघ दिखने के बाद लोग खौफ और दहशत के साए में जी रहे हैं। बाघ अब तक पकड़ में नहीं आया है। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए ये पूरा मामला। बेतिया में बाघ की आहट, हर तरफ फैली दहशत, खेतों में ग्रामीणों का पहरा। गेहूं के खेत में घूमते हुए इस बाघ को देखिए गेहूं के खेत में बाघ कैसे सरपट भाग रहा है। दहशत और खौफ की ये तस्वीरें हैं नरकटियागंज की, जहां खेत में बाघ को घूमते देख लोग हक्का बक्का रह गए। लोग खेत में सुअरों को भगाने गए थे, तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ गई। इसके बाद तो शोर ही मच गया। खेतों में लोगों के हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर डरे हुए हैं। एक सुअर का बच्चा निकला हुआ था, उसको गांव वालों ने खदेड़ रहा था। भरपूर का उसी क्रम में ये बाघ का बच्चा निकल गया और ग्रामीणों ने उसको खेपते हुए आया और गेहूं में छिप गया। अभी तक गेहूं में ही छिपा हुआ है। वन विभाग की टीम भी आई, वन विभाग का टीम आया है, उसको घेरावा कर रहा है। सुबह में 6 बजे करीब में देखा गया है बाघ, तो थाना को सूचित किया गया है और वन विभाग को भी सूचित किया गया। उसके बाद टीम आया है वन विभाग का और अपना निगरानी कर रहा है लोग। वन विभाग की टीम ने बाघ को रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ अभी खेत में ही डेरा जमाए हुए है और गांव में खौफ का माहौल कायम है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने में भारत सक्षम है। ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है। भारत हमेशा शांति का पुजारी है। भारत अमन, चैन और शांति चाहता है। दरअसल संघ संचालक मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। भारत तो आप देख रहे हैं, भारत ईरान के भी जो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया है और भारत हमेशा शांति का पुजारी है। भारत हमेशा चाहता है कि अमन चैन हो। दुनिया में अमन चैन होगा तो इसको दुनिया को भी लाभ मिलेगा और भारत को भी उसका हमें लगता है कि लाभ मिलेगा और भारत भी और आगे बढ़ेगा मजबूती के साथ। हमें लगता है कि अमन चैन ही एक ऐसी व्यवस्था है कि अमन चैन के माध्यम से हम सारे समस्याओं का निदान कर सकते हैं। देखिए, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पटना के खगौल पीएचसी का निरीक्षण किया, जहां पर निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आई और अस्पताल के प्रभारी, हेल्थ मैनेजर और हेड क्लर्क गायब दिखाई दिए हॉस्पिटल से। अब हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा कर्मी गायब दिखाई दिए। निरीक्षण के दौरान एक्सरे मशीन भी खराब मिली, जिस पर मंत्री रामकृपाल यादव ने नाराजगी जताई, अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही दानापुर एसडीएम और सिविल सर्जन को फोन कर जानकारी दी और कार्रवाई का आदेश भी दिया। अस्पताल का निरीक्षण किया, बहुत दयनीय स्थिति में अस्पताल है। मैंने संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाया है
वो स्वयं आकर निरीक्षण करेंगे। बहुत सारी कमियां दिखी हमको और उस कमी को दूर करने के लिए मैंने आग्रह किया है। मुझे भरोसा है कि इसका सुधार होगा। खबर जहानाबाद से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आगामी 23 मार्च को होने वाले मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने संयुक्त रूप से सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल और गांधी मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित विभागों को समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री सदर प्रखंड कार्यालय के साथ ही गांधी मैदान में कार्यक्रम के दौरान जाएंगे, प्रगति यात्रा के दौरान हुए कामों की समीक्षा करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जी, जैसा कि सभी जिलों में समृद्धि यात्रा चल रही है, उसी क्रम में हमारे जिले में भी जो प्रगति यात्रा की योजनाएं हैं उनका अवलोकन प्रगति का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा और इसके साथ साथ जो विभिन्न योजनाओं के स्टॉल्स हैं उनका भी प्रदर्शनी लगाया जाएगा और रिमोट के माध्यम से जो अनेक योजनाएं हमारी इस बीच में पूरी हुई हैं उनका उद्घाटन और अनेक योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाने वाला है। इसके अंदर जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है वो उसके लिए हमारा जो मेजर ध्यान है वो है ट्रैफिक डाइवर्जन और रूट डाइवर्जन पे, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान देखा जाता है कि आम जनता को परेशानी कभी कभी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि सही जगह पे हम लोग पार्किंग जो गाड़ियां आने वाली हैं उनकी कराएं। किसी भी प्रकार से हम लोग ट्रैफिक को रोकेंगे नहीं, उसको डाइवर्ट करने के लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव रूट्स दे रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी है उसमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं और आम जनता को भी दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीज़ हम साथ लेकर चल रहे हैं। पटना में देखिए शक्ति उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। बिहार विधान परिषद के सभागार में वाम तलब और बिहार विजन फाउंडेशन ने आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के सम्मान और उनके संघर्षों पर चर्चा की गई, खास करके काम के दौरान और पीरियड से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में अवधेश नारायण भी शामिल हुए। उन्होंने ये कहा कि अब महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बराबर होनी चाहिए। हम लोग तो रोज रोज इस पर काम करते रहते हैं, सदन में भी, सदन के बाहर भी, पार्टी के लेवल से भी, लेकिन आज ये लोग देखते हैं कि इस पर कार्यक्रम किया है, बहुत से लोग आए, ये बड़ी खुशी की बात है कि जबकि नवरात्र चल रहा है, शक्ति की आराधना सब लोग कर रहे हैं, उसमें शक्ति के उत्सव बना रहे हैं लोग, बहुत खुशी की बात है और उसके लिए बधाई मैं देता हूँ। बिहार दिवस का दिन हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये जो हम लोग आते हैं वो बिहार से आते हैं और इस दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब लोग आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। जैसे कि पीरियड्स जो है वो बहुत एक छोटा शब्द भी है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है कि इस पे कोई लोग बात नहीं करते हैं। पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी फीमेल्स जो सफ़र करती हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सेवा, शांति, करुणा पर एक सशक्त संदेश दिया और युद्ध के मौजूदा माहौल को देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत एकता, शांति और हीलिंग के लिए एक वैश्विक शक्ति बन सकता है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने कहा कि उनका मानना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। For the extraordinary work being done here. I feel humbled and grateful to share that Reliance Foundation has reached out to over 88 million Indians. We work in every single state and in more than 91,500 villages. हम दिल से मानते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भागवत गीता ने हमें यही सिखाया है। Service to humanity is service to God. Look at the world around us today. We continue to see conflict, suffering, destruction, war, the silent devastation of innocent lives. The world does not need another superpower defined only by strength. It needs a force that can unite, a force that can heal, a force that spreads harmony, peace, unity and respect for life. And I believe
India can be that force. Each one of you is a torchbearer who will carry India's values into the future. A future that is being written right now in our laboratories, in our classrooms, in our playgrounds, in our startups, in our towns and villages, and in the minds of young people like you that I see today. If India is to lead in the 21st century, it will not be enough for us to be just prosperous. We must also be purposeful and anchored in our values. Let your aspirations be matched by your empathy and values. Let your success create opportunities for others. Be the generation that chooses peace over conflict, understanding over division, and humanity over indifference. And when you do that, you will help redefine the conscience of the future of the world. Dhanyavad. Jai Hind.